हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले डिजीज। ये डिजीज होती है बार्ले में, तो इसका होस्ट हो गया बार्ले और बार्ले का साइंटिफिक नेम है हॉर्डियम वल्गैरी। तो ये डिजीज जिसमें भी होती है उसको हम होस्ट कहते हैं, तो इसका डिजीज हो गया बार्ले। अब इसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये डिजीज कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो इंडिया में ये डिजीज बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में देखने को मिलती है। अगर इसकी कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें यानी ये डिजीज कॉज कौन करता है, तो ये डिजीज एक फंगस कॉज करती है, यानी एक फंगल डिजीज है और उस फंगस का नाम है अस्टिलागो हॉडी। इस फंगस की वजह से ये डिजीज होती है। ये जो इन्फेक्शन कॉज करती है उसके सिम्टम जो होते हैं सिस्टमैटिक होते हैं, मतलब पूरे प्लांट पर दिखाई देते हैं। इस फंगस का जो माइसीलियम होता है वो इंटरसेल्युलर होता है, मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं वहां पर ग्रो करता है। सेप्टेट होते हैं यानी बीच बीच में सेप्टा प्रेजेंट होता है और ब्रांच्ड होता है, मतलब ब्रांचिंग होती है इसमें। और ये होस्ट की ओवरी के अंदर जो रहता है फंगस उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है और वो सेप्टा फॉर्म करता है। अब ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसके दो तरीके के स्पोर देखने को मिलते हैं इस डिजीज में। एक टिल्यूटोस्पोर देखने को मिलता है और एक बेसिडियोस्पोर होता है। ये जो टिल्यूटोस्पोर्स होते हैं ये बार्ली ग्रेन के ऊपर रहते हैं, यानी जौ के ऊपर ही चिपके हुए रहते हैं। तो जब हम किसी कंटामिनेटेड बार्ली को अपने फील्ड में उगाते हैं, उसमें बो देते हैं, तो टिल्यूटोस्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं उस ग्रेन के साथ ही, और जर्मिनेट होकर वो बेसिडियोस्पोर्स बना देते हैं 4। ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं 4, इनमें से 2 होते हैं पॉजिटिव वेराइटी के और 2 होते हैं नेगेटिव वेराइटी के। फिर इनमें बडिंग होती है और बडिंग से सेल्स निकलती है जिसको हम बोलते हैं स्प्राउट सेल्स। ये स्प्राउट सेल जर्मिनेट हो जाती है बार्ली ग्रेन की सरफेस पे और एक जर्म ट्यूब बनाती हैं। फिर इनमें होता है डाइकैरियोटिजेशन। डाइकैरियोटिजेशन का मतलब होता है कि 2 सेल्स का फ्यूजन हो जाता है बट न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हो पाता, तो N+N कंडीशन बन जाती है। दो जैसे एक प्लस स्ट्रेन का हाइफा हो गया, एक नेगेटिव स्ट्रेन का हाइफा हो गया, तो दोनों कंपैटिबल हैं। तो इन दोनों के जो माइसीलियम होता है वो फ्यूज कर जाते हैं जो हाइफा होता है, बट न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते। तो उस टाइम पे N+N कंडीशन बनती है, यानी कि 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसको बोलते हैं हम डाइकैरियोटिक कंडीशन। उसके बाद में जब ये सिनगैमी हो जाती है बाद में, और फिर वो oospore बन जाते हैं। तो जब डाइकैरियोटिक कंडीशन होती है तब इन्फेक्शन कॉज होता है। अगर सीडलिंग में से प्राइमरी शूट बाहर निकल के आ जाता है सॉइल सरफेस के बाहर, तो ये इन्फेक्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सबसे पहले इसमें जो सिम्टम अपीयर होता है वो हमें फ्लावरिंग स्टेज आने के बाद ही होता है, यानी एक बार फ्लावर आ गया तब हमें सिम्टम दिखने लगेगा। इसमें जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उसमें ब्लैक कलर के बिल्कुल काले एक मास दिखने लगता है, ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं टिल्यूटोस्पोर्स। तो टिल्यूटोस्पोर्स की वजह से जो प्लांट है वो उसका जो हेयर्स होते हैं वो काले काले दिखने लग जाते हैं, यानी जो बालियाँ होती हैं। तो इसमें जो ईयर्स होते हैं जिनमें ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो जनरली छोटे होते हैं, बाकी नॉर्मल हेल्दी ईयर की कंपैरिजन में काले हो जाते हैं, श्रिवेल्ड हो जाते हैं, मतलब मुरझाए हुए से, पतले से, कमज़ोर से, और डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, इनकी शेप खराब हो जाती है। और ये हेल्दी ईयर्स के साथ हमें देखने को मिलते हैं। जो बालियाँ लगती हैं गेहूं में उनकी बात चल रही है। और जो स्टेम होता है उसमें भी पूरी तरीके से ये स्पोर फैल जाते हैं, जो कि बाहर से सिल्वर मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, तो ये थोड़ा सा शाइनी अपीयरेंस देते हैं। अब देखते हैं इनके डिजीज साइकिल। तो ये डिजीज कैसे फैलते हैं टिल्यूटोस्पोर्स से। टिल्यूटोस्पोर्स होते हैं 2 एंटिप्लॉइड, तो ये पैरेनेट रहते हैं, डोरमेंट स्टेज में रहते हैं ग्लूम्स में और कर्नेल्स में। उसके या फिर क्या हो सकता है ये सीड कोट के अंदर भी पैरेनेट करके रह सकते हैं, डोरमेंट कंडीशन में रह सकते हैं, यानी ये सीड बॉर्न डिजीज भी है और एक सॉइल बॉर्न डिजीज भी है। अब अगले सीजन में जब हम फसल उगाएंगे तो ये स्पोर्स भी जर्मिनेट हो जाएंगे और फिर वहां जाकर ये अपना माइसीलियम बनाएंगे। अब उस माइसीलियम में 2 पॉजिटिव स्ट्रेन के होंगे, कुछ नेगेटिव स्ट्रेन के होंगे। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के जो हाइफा होते हैं वो मिल जाएंगे, तो बट उनमें न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा, तो N+N कंडीशन बन जाएगी, यानी डाइकैरियोटिक कंडीशन बन जाएगी। उसके बाद स्पोरुलेशन होगा जब इन्फ्लोरेसेंस आ जाएगा उसके पकने के टाइम पे, और बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, यानी सिनगैमी हो जाएगी टिल्यूटोस्पोर्स की। अब उसकी हवा वगैरह चलेगी तो टिल्यूटोस्पोर्स फैल जाएंगे और बाद में ही किसी हेल्दी प्लांट पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर फिर ये वापस से टिल्यूटोस्पोर्स आ जाएंगे और फिर वो ज़मीन में चले जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, जब ये टिल्यूटोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो मियोसिस करते हैं। मियोसिस की वजह से स्पोरिडिया बनती है।
जो हमने पढ़ा था। और ये स्पोरिडे होती है एन टाइप की, क्योंकि मेयोसिस से बनी है। और इनमें 4 बेसिडियोस्पोर रहते हैं, जो कि आगे जाके स्प्राउटिंग सेल बनाते हैं। इनमें 2 पॉजिटिव होते हैं, जो 2 नेगेटिव होते हैं, और ये आगे जाके पूरा फंगल माइसीलियम बनाते हैं। और ये वाली होती है एक्टिव फेज। एक्टिव फेज मतलब जिसमें ग्रो करती है फंगस, प्लांट के अंदर इन्फेक्शन दिखते हैं हमें। और जब ये टिलियोटोस्पोर जर्मिनेट करते हैं आफ्टर मेयोसिस, तो मेयोसिस के बाद फंगल माइसीलियम बनता है, फिर उनमें वही सब फर्टिलाइजेशन होता है और इस तरीके की स्टेज आती है यहाँ पर। तो ये वाली तो होती है इसकी एक्टिव फेज, यानी जिसमें इन्फेक्शन चलता है, और ये होती है डॉर्मेंट फेज, जिसमें इन्फेक्शन नहीं चलता, जिसमें ये जो स्पोर्स होते हैं फंगस की वो या तो ज़मीन के अंदर रहेंगे या फिर सीड से चिपके हुए रहेंगे। अब एक बार इसके सिम्टम देखते हैं कि बाली में कैसे दिखता है। तो इसमें क्या होता है, ब्लैक कलर की हो जाती है, जैसे गेहूं में बाली लगती है, इसी जौ में भी बाली लगती है। तो उसकी बालियों में ये पूरा ये ब्लैक ब्लैक से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्स होते हैं फंगस के, इस वजह से। अब है कि इस डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो एक तरीका है कि हम रजिस्टेंट वैरायटी का यूज़ करें। रजिस्टेंट वैरायटी जो बायोटेक्नोलॉजी से बनाते हैं वो होती है, तो इनमें डिजीज नहीं होती। तो जैसे कि हम K12, K18, C84 इन सब का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इन्फेक्टेड प्लांट है उनको जड़ से उखाड़ के और उनको फिर डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ताकि वो किसी हेल्दी प्लांट पे या अगले सीजन में वो इन्फेक्शन कॉज ना कर सके। इसके अलावा हमें ऐसे सीड का यूज़ करना चाहिए जो सर्टिफाइड होते हैं, यानी कि उनमें सीड ट्रीटमेंट कर सके हम, ताकि कोई भी स्पोर चिपका हुआ ना रहे, जिससे कि प्लांट हमें ख़राब ना हो। इसके अलावा सीड का ट्रीटमेंट करना चाहिए फंजीसाइड से, जो कि बेस्ट मेथड है। फंजीसाइड्स कौन कौन से हो सकते हैं, एग्रोसेन GN, स्पर्जेन, एग्रोजेन 5W, सिरेसेन, ये सारे हम और भी फंजीसाइड्स होते हैं, इन सब का यूज़ करके भी हम अपने जो इन्फेक्टेड क्रॉप है उसको और ज़्यादा ख़राब होने से रोक सकते हैं। तो ये थी कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले डिजीज़। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।